बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 6 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे, जो कि इसका सेकेंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक छोटा सा और लेक्चर है, एक पार्ट है इस यूनिट का, उसके साथ ये यूनिट कवर हो जाएगी। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स समझाए थे कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं, कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं वाइटल साइंस के अंदर, डिफरेंट लेबॉरेटरी वैल्यूज़ के अंदर, कि उस टाइम वो क्रिटिकल कंडीशन तस्वुर की जाती है और पेशेंट को क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा हमने इन्फेक्शन कंट्रोल इन ICU, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि इन्फेक्शन कंट्रोल क्यों ज़रूरी हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर, और फिर कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि काम करती हैं इन्फेक्शन कंट्रोल पे इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल से पार्ट 5 के अंदर डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ICU नर्सिस हैं, तो उनके जो रोल होते हैं, डिफरेंट रोल, जो कि हम पहले भी इस यूनिट के अंदर डिफरेंट जगहों पे पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे तो ये पूरे डिटेल के साथ है। इसके साथ आप लोगों को पूरी उसकी समझ आ जाएगी कि एक क्रिटिकल केयर नर्स जो होती हैं तो उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और एज ए स्टूडेंट्स नर्स, अभी आप लोगों में अगर कोई क्रिटिकल केयर यूनिट में काम करने का किसी को शौक़ है और करना चाहते हैं, अगर शौक़ नहीं भी है तो इमरजेंसी हो सकती है, आप लोगों ने उसमें काम करना आप लोगों के प्रोफेशन का एक हिस्सा है, तो अभी से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने जहन में बिठानी है कि आपने अपना कौन सा स्किल जो है वो ठीक करना है, उस पर काम करना है आगे जाके क्रिटिकल केयर यूनिट्स पे काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। लिखा है, ICU nurses play a vital role in patients' care, including the following. उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि पेशेंट केयर में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो इम्पॉर्टेंट रोल्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वन है टेकिंग रेगुलर ब्लड टेस्ट। रेगुलर ब्लड टेस्ट वो करते हैं। इसके अलावा चेंजिंग द पेशेंट्स ट्रीटमेंट इन लाइन विद द टेस्ट रिज़ल्ट, और टेस्ट रिज़ल्ट जब आते हैं तो टेस्ट रिज़ल्ट के साथ साथ वो जो ट्रीटमेंट है उसको वो चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पेशेंट है और उसकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी, फिर उसको मेडिसिन पे रखा गया था हाई डोज पे, अब जाके उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो रही है, नॉर्मल हो रही है, तो फिर वो जो डोज़ इंक्रीज़ हुई थी वो अब रिड्यूस करना, और फिर उसको, या फिर ऐसा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल कोई मेडिसिन दिए जा रहे थे किसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, अब वो कंट्रोल हो चुकी हैं तो उससे थोड़े लो लेवल के मेडिसिन पे रखना। तो ये सारी चीज़ें, ट्रीटमेंट को चेंज करना, और जो चीज़ें जो है ये इस सेंस में भी आप लोग ले सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन है, पेशेंट थोड़ा नॉर्मल था कि नॉर्मली उसको ट्रीट किया जा रहा था, अब एकदम से पेशेंट की हालत जो है वो बिगड़ने लगी है, तो फिर उसके लिए उसी टाइम सही तरीके से और जल्दी से एक्शन लेना और ड्रग्स वगैरह को मैनेज करना, तो ये सारा काम जो है इनका होता है। गिविंग द पेशेंट द ड्रग्स एंड फ्लूइड्स दैट द डॉक्टर्स हैव प्रिस्क्राइब्ड। डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है तो उसके मुताबिक ड्रग्स और फ्लूइड्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करना। रिकॉर्डिंग ए पेशेंट ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन लेवल, जो जितने भी वाइटल साइंस हैं तो वो रिकॉर्ड करना। क्लियरिंग फ्लूइड एंड म्यूकस फ्रॉम द पेशेंट जस्ट यूजिंग ए सक्शन ट्यूब। सक्शनिंग करना कि जिसमें पेशेंट के चेस्ट से जो फ्लूइड जमा होते हैं, म्यूकस वगैरह जो सिक्रीशंस होते हैं, तो उनको सक्शन करना। टर्निंग द पेशेंट इन हिज और हर बेड एवरी फ्यू हावर्स टू प्रिवेंट सोर्स ऑन द स्किन। बेड सोर जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को वो टर्न करते हैं, पहले एक साइड में फिर कुछ वक्त बाद दूसरे साइड में, तो इस चीज़ का ख्याल करना कि पेशेंट को बेड सोर्स ना हो। क्लीनिंग द पेशेंट्स टीथ एंड मॉइस्चरिंग द माउथ विद ए वेट स्पंज। तो वेट स्पंज के थ्रू उनके जो माउथ है, लिप्स है, उसको मॉइस्ट करना, और अगर ड्राई माउथ है तब, और इसके अलावा टीथ को क्लीन करना, तो ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाशिंग द पेशेंट इन बेड, अगर ज़रूरत पड़े किसी पेशेंट को वॉश करने की तो वो भी, अगर वो उठ के उसको वॉशरूम तक नहीं ले जाया जा सकता तो बेड में ही उनको वॉश करना, ये भी उनका रोल है।
इसके अलावा बेडशीट्स जो हैं उनको चेंज करना, चेंजिंग ए पेशेंट सर्जिकल स्टॉकिंग्स विच हेल्प सर्कुलेशन व्हेन ही और शी इज़ इनएक्टिव लाइंग स्टिल फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी पेशेंट के जो सर्जिकल स्टॉकिंग्स होते हैं, ये सॉक्स होते हैं, टाइट सॉक्स जो कि पहनाए जाते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनकी जो लाइंग पोजीशन है काफ़ी टाइम से वो इनएक्टिव होते हैं, लाइंग पोजीशन में होते हैं, तो उनकी जो सर्कुलेशन होती हैं तो उसमें ब्लड फ्लो लेग्स के लिए सही नहीं होता, तो इस वजह से वो टाइट स्टॉकिंग्स जो है वो उनको पहनाते हैं ताकि सर्कुलेशन जो है वो सही तरीके से हो सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को देख ले कि माउथ क्लीन करना और बेडशीट्स को चेंज करना और जो वॉशिंग करना, ये सारी चीज़ें ये हम सब जो जितने भी नर्सेज़ हैं तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अगर आप लोग क्लिनिकल्स पे जाते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत सारे ऐसे स्टाफ्स भी होते हैं जो कि इन चीज़ों को करने में वो कतराते हैं, इन चीज़ों को करने में उनको ये फ़ील होता है कि ये शायद हम खाला का काम कर रहे हैं या किसी और वार्ड के जो वार्ड बॉयज़ वगैरह होते हैं तो उनका काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेशेंट की जो केयर है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, और पेशेंट के केयर में जो जो चीज़ें आती हैं वो करना एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसके जॉब का, उसके प्रोफेशन का हिस्सा होती हैं, चाहे वो जितना भी एजुकेटेड हो, जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी होती हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इन सब चीज़ों को करना है। इसीलिए कहा जाता है कि नर्सिंग जो है वो एक प्रोफेशन के साथ साथ, यानी एक ऐसी प्रोफेशन है, हम जितने भी मुसलमान हैं तो मुसलमानों के लिए एक ऐसी प्रोफेशन है जो कि इबादत जो है वो उसको इबादत के साथ मैच की जाती हैं, कि जैसा जो है जिस तरह एक इबादत करने की जो सवाब मिलती है तो वो इस प्रोफेशन में जब हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं तो तब मिलती है। तो ये उस वक्त मिलती है जब हम उस तरीके से केयर प्रोवाइड करें जैसे करनी चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी होती हैं। इसके अलावा लिखा है पुटिंग ड्रॉप्स इन द पेशेंट आइज़ टू मेक इट ईजियर टू ब्लिंक। ड्रॉप्स उनके आइज़ में डालना ताकि उनको आई ब्लिंकिंग जो है उसमें उनको आसानी हो। दिस रोल टू पेशेंट विद CVP। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात हो रही है सेंट्रल वेनस प्रेशर की। तो ये आप लोगों को पता है कि सेंट्रल वेनस प्रेशर वो प्रेशर होती हैं जो कि लार्ज वेन में होती हैं, जो हार्ट के करीब के जो लार्ज वेन होते हैं तो उनमें जो प्रेशर जो होती हैं तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। और इसको मालूम करने के लिए हम सेंट्रल वेनस प्रेशर के लिए हम लाइन पास करते हैं जुगुलर वेन के थ्रू, जो लाइन पास की जाती हैं तो उसको CVP लाइन कहा जाता है। और ये जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होती हैं तो ये आप लोगों को पता है कि 2 से लेके 6 mmHg तक ये नॉर्मल होती हैं। अगर 2 से कम होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है उसको कोई हाइपोवोलीमिया है या फिर कार्डियक डिसफंक्शन है। तो अगर कार्डियक डिसफंक्शन या फिर हाइपोवोलीमिया है तो ये अगर कोई हेमरेज है बॉडी के अंदर या फिर डिहाइड्रेशन है या फिर हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह से हो सकती हैं। तो उस टाइम सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है ये कम हो जाती हैं 2 से। तो इस टाइम हम समझ जाते हैं कि पेशेंट हाइपोवोलीमिया में है, जिसके मुख्तलिफ वजह हो सकते हैं, जैसा कि हेमरेज हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन हो सकती हैं, हार्ट फेलियर हो सकती हैं। इसके अलावा अगर 6 से ज़्यादा हो जाए 6 mmHg से तो इसका मतलब है कि हाइपरवोलीमिया है, या फिर कोई कार्डियक इश्यूज़ है जैसा कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो, जो कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है वो क्या होती हैं और इसके वजूहात क्या होते हैं। जब मैं आप लोगों को HN2 पढ़ा रही थी तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आ रही है तो वहाँ से दोबारा वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बार बार जब चीज़ों को हम रिपीट करते हैं तो फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर इसको एडिट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है तो सेंट्रल वेनस प्रेशर की 6 mmHg जो है उससे जब बढ़ जाती हैं तो उसका मतलब होता है कि हाइपरवोलीमिया। और हाइपरवोलीमिया आप लोगों को पता है कि अगर फ्लूइड ओवरलोड हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, कार्डियक टेम्पोनाड वगैरह हो तो उस टाइम हाइपरवोलीमिया होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो बढ़ जाती हैं 6 mmHg से। तो यहाँ पे लिखा है कि नर्सिस का रोल क्या होता है जब वो केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं उन पेशेंट्स को जिनको CVP लाइन जो है वो पास की गई है। तो लिखा है पोजीशन द पेशेंट इन सेमी फॉवलर पोजीशन। सेमी फॉवलर पोजीशन में उन पेशेंट्स को रखना है। रिमूव क्लोथिंग दैट कुड कंस्ट्रक्ट द नेक और अपर चेस्ट। अब
ये है कि ऐसे क्लोथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनके नेक को या फिर अपर चेस्ट को, तो ऐसे क्लोथिंग जो है उनको रिमूव करनी चाहिए। इससे फिर जो लाइन पास की जाती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से उनको हटाना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटनिंग टू विजुअलाइज इफेक्टिवली द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और एडिक्वेट लाइटनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ये CVP लाइन जो है इंसर्ट करते वक्त, ताकि सही तरीके से एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो नज़र आए, सही तरीके से इफेक्टिवली विजुअलाइज हो और सही तरीके से CVP लाइन जो है वो इंसर्ट की जाए। प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम द पोर्ट्स बाई चेंज ड्रेसिंग, और वहाँ पे जो ड्रेसिंग होती है तो उसको सही तरीके से और टाइम पे उसको चेंज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो। लेबल द डेट ऑफ इंजर्शन एंड चेंज, डेट ऑफ इंजर्शन और डेट ऑफ चेंज जो है वो लेबल करनी चाहिए ताकि उसमें इन्फेक्शन जो है वो ना हो, वो ख़राब ना हो, कोई मसला ना हो इस वजह से। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज नीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, हेमाटोमा, कार्डिक टेम्पोनाट, एयर एम्बोलिज्म एंड कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे बात आ गई नीमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स की, तो जो लंग्स के दरमियान जो स्पेस होती है, लंग्स का जो प्लूरल स्पेस होता है, तो उसमें जब एयर जमा हो जाती है तो इसको हम कहते हैं नीमोथोरेक्स, और जब लंग्स में ये ब्लड वहाँ पे उस एरिया पे जमा हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं हीमोथोरेक्स। तो ये क्यों होता है? खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि CVP लाइन पास करते वक्त गलती से अगर लंग्स जो है उनको अगर पंक्चर किया जाए तो इससे नीमोथोरेक्स हो सकती हैं, जो ईयर है वो बाहर आके प्लूरल स्पेस में जमा हो सकती हैं, या फिर किसी ब्लड वेजल को अगर पंक्चर किया जाए गलती से तो फिर उसकी वजह से हीमोथोरेक्स हो सकती हैं। तो ये इम्प्रॉपर टेक्निक की वजह से होती हैं, या फिर अगर कोई एनाटॉमिकल वेरिएशन है तो उनकी वजह से होती हैं। हेमाटोमा बन सकती हैं, तो स्टूडेंट्स ये हेमाटोमा इंजर्शन साइट पे बनती हैं। जब इंजर्ट करते वक्त अगर ब्लीडिंग हो जाती है सराउंडिंग टिश्यूज़ में तो वहाँ पे CVP लाइन प्लेस करते वक्त, उसकी प्लेसमेंट करते वक्त वहाँ पे हेमाटोमा बन सकती हैं। कार्डिक टेम्पोनाट जो है वो बन सकती है। कार्डिक टेम्पोनाट इसलिए होती हैं क्योंकि अगर इनकरेक्टली प्लेसमेंट की जाए CVP लाइन की तो इस वजह से जो हार्ट है उसमें या फिर जो नियर बाई स्ट्रक्चर्स है उसमें परफोरेशन हो जाती हैं, और इस परफोरेशन की वजह से फ्लूइड जो है वो एकमुलेट हो जाती हैं हार्ट के इर्द गिर्द, तो इसकी वजह से हार्ट की फंक्शन कंप्रोमाइज़ होती हैं और इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। तो ये हो सकती हैं। इसके अलावा एयर एम्बोलिज्म हो सकती हैं। एयर एम्बोलिज्म इसलिए होती हैं क्योंकि इंजर्शन के वक्त अगर एयर जो है वो चला जाए उसमें CVP लाइन में तो इसकी वजह से एयर एम्बोलिज्म हो सकती हैं। इसके अलावा कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई फॉरेन बॉडी CVP लाइन में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मौका मिल जाता है कि वो यहाँ पे एडहियर हो के वो कोलोनाइजेशन कर लेते हैं, कोलोनाइज हो जाते हैं यहाँ पे, तो फिर रिस्क ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए जो लोग CVP लाइन पास करते हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्निक उनको आना ज़रूरी है। और इसके अलावा जब वो CVP लाइन पास कर लेते हैं तो उसके बाद उसको मॉनिटर करना और उसको मैनेज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो तो उस टाइम उनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करके फिर उनके लिए इंटरवेंशंस करना। और दूसरी बात ये कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल जितने भी मेजर्स हैं तो वो यूज़ करना ताकि ये जो कोलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसको प्रिवेंट किया जा सके। द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन ए हॉस्पिटल इज़ दैट इट शुड डू द सिक नो हार्म। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है हॉस्पिटल के अंदर के जो ऑलरेडी सिक पीपल है, जो ऑलरेडी बीमार लोग हैं, तो उनको कोई और नुकसान ना पहुंचे, तो ये सबसे ज़रूरी है। इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक पेशेंट एक डिजीज़ के साथ आया हुआ है और जाते हुए उसको 2-3 और लग गए। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ICU नर्स। Specific critical care nurse or ICU nurse duties and responsibilities can include monitor exact detailed reports and records of ICU patients, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो सही तरीके से एग्जैक्टली मॉनिटर करें, डिटेल रिपोर्ट्स वो तैयार करें, और जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं क्रिटिकल ICU पेशेंट्स के तो वो तैयार करें। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड सिम्टम्स एंड चेंजेस इन पेशेंट, उनके सिम्टम्स में कोई चेंजेस आ रही हैं तो उनको उन्होंने मॉनिटर करना है और रिकॉर्ड करना है। जितने भी पेशेंट कंडीशंस में कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ऑर्डर, इंटरप्रीट एंड इवेलुएट डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंड एसेस पेशेंट्स कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को एसेस करने के लिए उन्होंने डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो उनको ज़रूरी लगते हैं तो वो ऑर्डर करने हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करना है और फिर इवेलुएट करनी है। केयरफुली ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड वाइटल साइंस। जो वाइटल साइन है, जो जितने भी पेशेंट से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन हैं तो उनको उन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व करना है और फिर डॉक्यूमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्रीज एंड असेसमेंट फाइंडिंग्स। जितने भी असेसमेंट फाइंडिंग्स है और जो अपनी हिस्ट्री जो बताते हैं पेशेंट्स, तो उन सबको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान्स, इंटरवेंशंस, आउटकम्स आर प्लान रिवीजन्स। जितने भी प्लान रिवीजन्स हो, ट्रीटमेंट प्लान हो, इंटरवेंशंस हो, आउटकम्स हो, सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। कंसल्ट एंड कोऑर्डिनेट विद हेल्थ केयर टीम मेंबर्स अबाउट होल पेशेंट केयर प्लान्स। जितने भी केयर प्लान्स हैं पेशेंट के, तो उसके बारे में अपने जो हेल्थ केयर टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कंसल्टेशन उनसे मशवरा करना है उसके बारे में। तो एक साथ मिल के कोलैबोरेटिव प्लान्स जो है वो तैयार करनी है पेशेंट के केयर के लिए। मॉडिफाई पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान्स एज इंडिकेटेड बाय द पेशेंट रिस्पॉन्स एंड कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, पेशेंट के रिस्पॉन्सेस को देखते हुए ट्रीटमेंट प्लान जो है उसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉनिटर द क्रिटिकल पेशेंट्स फॉर चेंजेस इन स्टेटस एंड इंडिकेशंस ऑफ कंडीशन सच एज सेप्सिस और शॉक एंड इनिशिएट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। अब जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं तो उनकी हालत में चेंजेस आती रहती हैं, तो खुदा न खास्ता कोई सेप्सिस, कोई शॉक का मसला हो तो उस टाइम उसके लिए जल्दी से अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन जो है वो इनिशिएट करनी है और इन चीज़ों को सही तरीके से ध्यान से मॉनिटर करनी है। एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस एज पर डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक जो आईवी फ्लूइड्स है, जो मेडिकेशंस है वो एडमिनिस्टर करने हैं। मॉनिटर पेशेंट फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट टू डिटेक्ट इमर्जिंग प्रॉब्लम्स सच एज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। जो पेशेंट के जो फ्लूइड इनटेक और आउटपुट है उसको डिटेक्ट करना चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स वगैरह अगर हो रही हो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस वगैरह, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए फ्लूइड इनटेक और आउटपुट जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। Monitor all aspects of patient care including diet and physical activity. Identify patients who are at risk of complications due to nutritional status. अगर nutritional status की वजह से, पूरा nutritional status है और उसकी वजह से वो इस रिस्क पे हैं कि उनको कोई complication हो सकती हैं, तो उन patients को identify करके रिपोर्ट करना चाहिए। Direct and supervise less skilled nursing health care personnel or supervise a particular unit on one shift to the patient response and condition. अगर कोई ऐसे नर्सिंग स्टाफ भी है जो कि ज़्यादा स्किलफुल नहीं है तो उनको सुपरवाइज़ करना चाहिए, उनको चीज़ें जो है वो समझानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक शिफ्ट में पेशेंट के जितने भी कंडीशन और रिस्पॉन्सेज हैं तो उनको कवर करना चाहिए। एक शिफ्ट के अंदर पूरा ध्यान उन पे होना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए। ट्रीटिंग वुंड्स एंड प्रोवाइडिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट। Assist physicians with procedures such as bronchoscopy, endoscopy, endotracheal intubation and elective cardioversion. अब कुछ प्रोसीजर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर ब्रोंकोस्कोपी हो रही है तो ब्रोंकोस्कोपी जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर होती है जिसमें हम जो एयरवेज़ है और लंग है, तो लंग्स के और एयरवेज़ के इनसाइड हम विजुलाइज करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसे हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं, तो उसको हम नोज़ या फिर माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं और लंग्स तक ले जाते हैं। इससे ये होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं तो उनको डिफरेंट चीज़ें जो है रिस्पायरेटरी कंडीशंस उनको ट्रीट करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए वो करते हैं, जैसे कि कोई ट्यूमर्स, कोई ब्लॉकेज वगैरह हो गए, तो ये पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं या फिर जो रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट है वो करते हैं। तो ये प्रोसीजर करते वक्त उनको चाहिए आईसीयू नर्सेस को कि वो फिजिशियंस जो होते हैं उनको असिस्ट करें। एंडोस्कोपी करते वक्त ईटीटी ट्यूब जो है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते वक्त वो असिस्ट करें, और इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन अगर की जा रही हो तो उस टाइम। इलेक्टिव कार्डियोवर्जन जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है कि जिसमें अगर हार्ट के रिदम्स जो है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, एबनॉर्मल रिदम्स हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, दोबारा से नॉर्मल करने के लिए ये प्रोसीजर की जाती हैं। इसको हम कहते हैं कार्डियोवर्जन। जैसा कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उस टाइम उसको ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे इलेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पहले से प्लेन्ड, एक एडवांस्ड में प्लान की हुई एक
प्रोसीजर होती हैं, अर्जेंट बेस पे नहीं की जाती, पहले से ये प्लान की जाती हैं इसके लिए, तो इसीलिए इसको इलेक्टिव कहा जाता है। और कार्डियोवर्जन का मतलब ये है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम हार्ट के जो नॉर्मल रिदम्स हैं उनको रिस्टोर करते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्टिव कार्डियोवर्जन। तो इस प्रोसीजर के दौरान जो है वो या तो शॉक दी जाती हैं पेशेंट को पैड्स के थ्रू, एक्सटर्नली उसको शॉक दी जाती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर ऐसा किया जाता है कि इंटरनली हार्ट में जो है वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्लेस किए जाते हैं ताकि जो हार्ट के रिदम से वो दोबारा नॉर्मल पैटर्न में आ सके। तो ये एनेस्थीसिया, अंडर एनेस्थीसिया एक प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया दी जाती हैं पेशेंट्स को और अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर जो है वो की जाती हैं। तो इसमें भी आईसीयू नर्सेस को चाहिए कि वो जो फिजिशियंस कर रहे होते हैं ये प्रोसीजर तो उनको असिस्ट करें। इंश्योरिंग दैट वेंटिलेटर, मोनीटर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फंक्शन प्रॉपर्ली। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर हो गया, मोनीटर्स हो गए, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं तो वो सही से फंक्शन कर रहे हैं, इस बात को यकीनी बनानी चाहिए। इंश्योर दैट इक्विपमेंट और डिवाइसेस आर प्रॉपरली स्टोर्ड आफ्टर यूज़ उनको सही तरीके से रखा जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को भी यकीनी बनाएं। आइडेंटिफाई मल फंक्शनिंग इक्विपमेंट और डिवाइसेस, अगर किसी डिवाइसेस में, किसी इक्विपमेंट में ख़राबी आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कोलैबोरेटिंग विद फेलोज मेंबर्स ऑफ द क्रिटिकल केयर टीम, अपने क्रिटिकल केयर टीम के जितने भी फेलो मेंबर्स हैं तो उनके साथ कोलैबोरेटिवली काम करना है। रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ सेविंग सिचुएशन यूजिंग नर्सिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रीटमेंट, जितने भी जो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी लाइफ सेविंग सिचुएशन में, तो वो फॉलो करते हुए उसके लिए रिस्पॉन्स शो करनी है। अगर कोई इमरजेंसी वगैरह है तो उसमें जितना हो सके उतना अपनी कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट की जान जो है वो बचाई जा सके, लेकिन नर्सिंग स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए। क्रिटिकल केयर नर्सेज may also care for pre and post operative patients when those patients require ICU care, अगर सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को अगर आईसीयू केयर चाहिए होती हैं तो उस टाइम क्रिटिकल केयर नर्सेज जो है उनको भी केयर प्रोवाइड करती हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इन एडिशन सम एक्ट एज मैनेजर एंड पॉलिसी मेकर वाइल अदर परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, कुछ जो है वो एज ए मैनेजर भी काम करते हैं, पॉलिसी मेकर्स भी काम करते हैं और कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी करते हैं जिनमें वो सारे पॉलिसीज़ वगैरह को देख रहे होते हैं। एसेस पेशेंट्स पेन लेवल एंड सेडेशन रिक्वायरमेंट, जो सेडेशन रिक्वायरमेंट होते हैं पेशेंट की और जो पेन लेवल होती हैं उसको एसेस करनी चाहिए उनको, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। प्रायोरिटाइज नर्सिंग केयर फॉर असाइंड क्रिटिकली इल पेशेंट बेस्ड ऑन असेसमेंट डेटा एंड आइडेंटिफाइड नीड्स, पहले तो ये है कि पेशेंट जो क्रिटिकली इल पेशेंट है तो उनकी असेसमेंट करे और असेसमेंट डेटा जो है और उसके बेस पे जो नीड्स है उनको आइडेंटिफाई करे और फिर उन नीड्स के बेसिस पे उन पेशेंट्स में से जिनको ज़्यादा नीड की ज़रूरत है तो उनको फिर उसी तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Assess family adaptation level and coping skills to determine whether intervention is needed, और फैमिली एडाप्टेशन लेवल को भी देखनी है, उनके कॉपिंग स्किल्स को भी देखने हैं और ये डिटरमिन करनी है कि कहाँ पे इंटरवेंशन जो है उनको ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे उनको ये नीड होती है कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको काउंसलिंग उनकी की जाए। एक्टिंग एज ए पेशेंट एडवोकेट, पेशेंट के राइट को मेंटेन रखने के लिए वो एज ए एडवोकेट काम करते हैं। Providing education and support to patient families, ICU nurse must be able to draw arterial blood gases and interpret report correctly। ABGs जो है वो सही तरीके से उसके लिए ब्लड ड्रा करना, ये ABGs के लिए ब्लड जो है वो आर्टरीज से ली जाती हैं, वेन से नहीं ली जाती, तो एट्रियल ब्लड जो है आर्टरीज से वो किस तरीके से ली जाती हैं तो उसका तरीका उसको सही तरीके से आनी चाहिए और फिर रिपोर्ट जो है वो करेक्टली इंटरप्रेट कर सके, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ICU नर्सेज शुड हैव इनफ नॉलेज अबाउट ग्लासगो स्केल GCS एंड आल्सो इवेलुएशन कैपेसिटी ऑफ पेशेंट कंडीशन। ICU नर्सेज जो है उनको ग्लासगो स्केल जो है इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। GCS इस कोर्स वगैरह, ये GCS में आप लोगों को जब पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल से उसमें समझाई हुई थी, एक एक करके सारी चीज़ें। तो अगर किसी को ये नहीं पता है, भूल गए हैं अगर आप लोग, तो आप लोग पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का वो चैप्टर ओपन करें जिसमें मैंने आप लोगों को GCS स्केल जो है वो ये ग्लासगो स्केल मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, तो उसमें आप इसको डिटेल से दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इसका तरीका, इसके बारे में पता होना, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी हैं और पेशेंट की जो कंडीशन होती हैं उसको इवैल्यूएशन करने की कैपेसिटी उनमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में दोबारा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज़ देयर स्पेशलिटी विद इन नर्सिंग दैट डील स्पेसिफिकली विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स। ये हम बार बार पढ़ते आ चुके हैं। क्रिटिकल केयर नर्स A critical care nurse is a licensed professional nurse who is responsible for ensuring that acute and critically ill patient and their families receive optimal care। ये जो critical care nurse होती हैं ये एक licensed professional होती हैं और इनको ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए जो एक्यूट या क्रिटिकली इल पेशेंट है उनको और उनके फैमिली को ऑप्टिमल केयर जो है वो मिल रही है, इस बात को यकीनी बनाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द क्रिटिकल केयर पेशेंट जो है वो फिजियोलॉजिकली अनस्टेबल होता है, वो इस रिस्क पे होता है, उसको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसको इंटेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड नर्सिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट, कुछ क्रिटिकल केयर पेशेंट के कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें फ़र्स्ट वन है न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे मसले उनको हो सकते हैं, तो इसीलिए एड्रेस करना है उनको, जल्दी से एयरली उनको एड्रेस करना है। यहाँ पे गोल ये होता है कि प्रिवेंट और करेक्ट न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़ हैं तो अगर हो रहे हैं, होने को है तो उनको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए और अगर हुए हैं तो उनको करेक्ट किया जाए। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं, इंटेरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब जहाँ पे हम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये ऐसी मेथड होती है न्यूट्रिशन डिलीवरी के कि जिसमें हम डायरेक्टली ब्लड में न्यूट्रिशन जो है वो पहुँचा रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। तो कुछ पेशेंट्स इस हालत में नहीं होते कि उनके GI सिस्टम के थ्रू जो है उनको खुराक पहुँचाया जा सके, तो इसीलिए उनके लिए पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जो है वो एडमिनिस्टर की जाती हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो इस हालत में होते हैं कि इंटेरल न्यूट्रिशन, तो उनके लिए ये एक ऐसी मेथड होती है इंटेरल न्यूट्रिशन के जिसमें उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड की जाती हैं GI ट्रैक्ट के थ्रू, या तो उनको एक फीडिंग ट्यूब जो है वो फीडिंग ट्यूब के थ्रू उनको एडमिनिस्टर की जा सकती हैं, या फिर फीडिंग ट्यूब उनको नोज़ के थ्रू या फिर डायरेक्टली इंटेस्टाइन में या फिर स्टमक में वो इंसर्ट की जाती हैं। तो इस तरीके से उनके न्यूट्रिशन का ख्याल करना। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद होनी चाहिए कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है क्रिटिकल केयर पेशेंट के, तो उनमें से एक जो है वो न्यूट्रिशन है। दूसरा जो है वो एंजाइटी है, और एंजाइटी 70 to 80% ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट्स के अंदर, तो वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या हैं, किस तरीके से पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो एंजाइटी में है, तो एजाइटेशन वो शो करेगा, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी बिहेवियर जो है एग्रेसिव लाइक और फ्रस्ट्रेटेड लाइक हो जाएगी, तो आप समझ जाएंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है, वर्बलाइजेशन वो कर सकते हैं। वर्बलाइजेशन कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो जो एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो जब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जो कोशिश कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स को वो जब वर्बली एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये किस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ये वर्बलाइजेशन हो रही है, तो वो फ्रिक्वेंटली अपने उस डर के बारे में बता रहे होंगे, अपने उस फिज़िकल सेंसेशंस के बारे में बता रहे होंगे जो वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो वर्बली वो या तो रिपीटेटिव क्वेश्चन कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा रैपिडली स्पीच कर रहे होंगे अपने उन एंजियस थॉट्स के बारे में, तो इसको कहते हैं वर्बलाइजेशन। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, और यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसी एंजाइटी की वजह से उनको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उनकी हीलिंग जो है वो डिले हो सकती है। इसकी वजह से वो फिर वेंटिलेटर पे ही पड़े रहते हैं, फिर वो वहाँ से ठीक होके नहीं जाते। तो इसीलिए एंजाइटी को शुरू में प्रिवेंट करना, जितने भी एंजाइटी प्रोड्यूस करने वाले जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को इस यूनिट के अंदर बड़े डिटेल के साथ समझाई हुई हैं, तो पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना, वो मेजर्स करके। अगर प्रिवेंट ना हो तो इसको जल्दी से आइडेंटिफाई करके और फिर उस टाइम ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉमन प्रॉब्लम्स जो है उनमें एक प्रॉब्लम पेन भी हैं। 70% पेशेंट्स जो हैं उनको मॉडरेट टू सीवियर पेन होती हैं, और पेन 5th वाइटल साइन है। पेन की वजह से एंजाइटी होती हैं, एजाइटेशन होती हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, और वूंड हीलिंग जो है वो भी डिले होती हैं।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस तरीके से पेन की वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होती हैं, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के पेन जो है इसकी वजह से डिफरेंट ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से पेन जो है वो ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंक्रीज़ करती हैं। जैसा कि पेन की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती हैं तो इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज़ होती हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा होता है हार्ट पे, और जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो फिर ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो भी ज़्यादा रिक्वायर होती हैं। पेन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती हैं। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती हैं तो आफ्टर लोड ज़्यादा होता है हार्ट पे, और आफ्टर लोड जब ज़्यादा होता है तो वर्क लोड ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती हैं। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, जैसा कि एड्रेनलिन है, कार्टिसोल है, ये रिलीज़ हो जाते हैं जब पेन होती हैं। तो जब ये रिलीज़ होते हैं तो इनकी वजह से वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन हो जाती हैं और कंट्रक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो इससे भी ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होती हैं। रिस्पायरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाती हैं पेन की वजह से, ज़्यादातर शेलो ब्रीथिंग होती हैं या फिर कभी कभार हाइपर वेंटिलेशन भी होती हैं, और जब शेलो ब्रीथिंग और हाइपर वेंटिलेशन होती हैं तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन डिलीवरी है टिश्यूज़ को वो कम हो जाती हैं। और जब ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती हैं तो फिर इसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि वुंड हीलिंग जो है वो भी डिले हो जाती हैं पेन की वजह से। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट जो है उनमें से एक इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन भी है, उनकी कम्युनिकेशन इम्पेयर हो जाती है। जैसे कि पेशेंट वेंटिलेटर्स पे होते हैं तो वो बात नहीं कर सकते, अगर पेशेंट्स जो है वो मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम वो बात नहीं कर सकते, नर्सिंग इंटरवेंशंस जब हो रही होती हैं तो उस टाइम वो बात नहीं कर सकते, और ये भी काफ़ी उनके लिए एंजाइटी का बाइस जो है वो बनता है कि वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे लिखा है जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें एक जो है वो सेंसरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि वो सही तरीके से उनको चीज़ों का पता नहीं होता, सही तरीके से वो अपने जो उनकी सराउंडिंग होती हैं, एनवायरनमेंट होती हैं, उससे बाखबर नहीं हो पाते। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि सेंसरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी उनको होती हैं। जैसा कि आईसीयू साइकोसिस की बात है यहाँ पे, जो कि डिलीरियम है। डिलीरियम जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती हैं, जो कंफ्यूज थिंकिंग होती हैं, जिसमें बंदा अपने एनवायरनमेंट से उसकी जो अवेयरनेस है वो कम हो जाती हैं, तो उसको हम डिलीरियम कहते हैं। और यहाँ पे आईसीयू में जितने भी पेशेंट्स होते हैं तो उनको कॉमनली ये प्रॉब्लम होती है डिलीरियम की, तो इसीलिए इसको हम आईसीयू साइकोसिस भी कहते हैं। तो 15 to 40% पेशेंट जो है उनको डिलीरियम होती हैं, आईसीयू साइकोसिस उनको होती हैं, जिसकी वजह से अब इसकी वजूहात क्या है, यहाँ पे वजूहात उसके बताए गए हैं। तो लिखा है कि मेडिकेशन में अल्टरेशंस की वजह से, डिफरेंट मेडिकेशंस अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई साइकोटिक मेडिकेशंस वगैरह अगर दी जा रही हैं तो उसकी वजह से भी उनको डिलीरियम हो सकती हैं। साइकोमोटर बिहेवियर जो है
वो यहाँ पे उनका चेंज होता है। साइकोमोटर बिहेवियर्स आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, वो जो ऑब्जर्वेबल जो एक्शंस होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, तो वो उसको हम साइकोमोटर बिहेवियर कहते हैं। और साइकोमोटर बिहेवियर जो है वो एक इंसान की मेंटल स्टेट की एक रिफ्लेक्शन उससे हो रही होती है। तो यहाँ पे जब इन पेशेंट्स को डिलीरियम हो जाता है, ICU साइकोसिस इनको हो जाती है, तो इनके जो साइकोमोटर बिहेवियर्स हैं तो उनमें भी चेंजेस आती हैं। एजाइटेशन इनको बहुत ज़्यादा होती है, बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जो है इनकी मूवमेंट वगैरह भी स्लो हो जाती है, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये जो उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं तो ये इंडिकेटिव होते हैं कि इससे हम समझ जाते हैं कि उनकी जो मेंटल फंक्शनिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आई हुई है। ख़ास करके जब डिलीरियम होती हैं तो ये सारी चीज़ें होते हैं। उनकी जो स्लीप अल्टरेशन है वो भी एक वजह है डिलीरियम की, सही तरीके से वो नींद नहीं उनकी पूरी होती, तो इस वजह से भी उनको ICU साइकोसिस हो जाती हैं। और कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जैसे कि अगर वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट अगर कोई पहले से उनको है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, अगर उनकी इलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, कोई साइकोटिक सेडेटिव मेडिकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है ICU साइकोसिस की है उनको हो सकती हैं। स्लीप डिप्रिवेशन जो है वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है ICU में जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं उनके। पुअर स्लीप वेक साइकिल, जो उनकी स्लीप वेक साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, मोनीटर्स वगैरह, मशीन, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं उनका, और जो स्टाफ होते हैं उनके, तो इन सब की वजह से उनकी स्लीप जो है वो ठीक नहीं होती। लेक ऑफ REM स्लीप, जो REM स्लीप है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, तो इसका आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि ये स्लीप साइकिल जो है उसकी एक फ़ेज़ होती है। और इसमें रिपीट आई मूवमेंट स्लीप इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आइज़ जो है वो रैपिडली मूवमेंट कर रहे होते हैं इस दौरान, और मसल टोन जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और विविड ड्रीमिंग होती है। विविड ड्रीमिंग ऐसे ड्रीमिंग को कहते हैं कि जो इंटेंस और रियलिस्टिक जो ड्रीमिंग होती है, जो कि बाद में हमें याद रहती है, पूरा एक सिनेरियो सा होता है जो हमें याद आ रहा होता है। तो ऐसी ड्रीमिंग जब हम, ऐसे ड्रीम्स जब हम देख रहे होते हैं तो उस टाइम वो असल में हम जो रैपिड आई मूवमेंट वाली जो फ़ेज़ है स्लीप की, तो उसमें होते हैं। और ये ऐसी फ़ेज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक इंसान को जहनी सुकून जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। तो ये उनके स्लीप में नहीं होता, क्योंकि वो सोते भी हैं तो जल्दी से उठ जाते हैं, वहाँ पे लाइटनिंग की वजह से उनको सुकून नहीं होती, एक तो उनके अपने क्रिटिकल कंडीशन की वजह से, तो उनको लेक ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती हैं। प्रीडिस्पोजेज पेशेंट फॉर डिलीरियम, इसकी वजह से ये जो पुअर स्लीप है, स्लीप डिप्रिवेशन है, इसकी वजह से पेशेंट प्रीडिस्पोज हो जाते हैं डिलीरियम के सामने, यानी उनको डिलीरियम फिर हो जाती हैं इस वजह से। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी ज़रूरी होती है, टाइम पे इसको मैनेज करना और इस बात का ख्याल करना कि वो जो पेशेंट्स हैं तो उनको सही तरीके की वो अपनी नींद जो है वो पूरा कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है फैमिली नीड ऑफ द क्रिटिकल केयर पेशेंट, जो फैमिली नीड्स होते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स के, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि इन्फॉर्मेशन मेजर सोर्स ऑफ एंजाइटी एंड लिटिगेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है तो उनको उनके पेशेंट तो यहाँ पे वो क्रिटिकली इल होता है, तो वो इतनी चीज़ों की उनको समझ नहीं होती, तो उनकी जो फैमिली है उनको इन्वॉल्व करना, उनके केयर प्लान में उनको बताना, उनको समझाना, सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो उनके एंजाइटी का सबसे बड़ा जो है ये वजह बनता है, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इसकी वजह से फिर लिटिगेशंस भी होते हैं डिफरेंट। अगर डिसएग्रीमेंट हो गई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट के फैमिली के दरमियान, तो फिर वो डिफरेंट लीगल एक्ट जो है वो प्रोसीड करते हैं, जिसको हम लिटिगेशन कहते हैं। रीएश्योरेंस कैन रीएश्योर केयर इज़ बीइंग गिवन, इस बात की आप तसल्ली दें उनको, फैमिली को और पेशेंट को, कि आप लोग जो है वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। कन्वीनियंस एसेस टू द पेशेंट, कन्वीनियंसली अगर एसेस हो जाए पेशेंट की आप तक, तो फिर ये फैमिली जो है, जो फैमिली मेम्बर होते हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। वो अगर आसानी के साथ आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, आपसे बातें कर सके, आपसे पूछ सके पेशेंट की कंडीशन के बारे में, आगे जो भी प्लानिंग वगैरह होती हैं उनके बारे में, तो उनको एक सेंस ऑफ सपोर्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ट्रेंड्स एंड इश्यूज़, डिफरेंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स, डिफरेंट इश्यूज़ जो है वो सामने आते हैं। अब इनमें लिखा है
क्रिटिकल केयर पेशेंट्स मोर कम्प्लेक्स, क्रिटिकल केयर पेशेंट जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं जब मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रही होती हैं उस टाइम। और दूसरी बात ये कि कम्प्लिकेटेड बाय एजिंग पॉपुलेशन, जो एजिंग पॉपुलेशन है तो उसकी वजह से भी कम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि जो हमारा सोसाइटी होता है तो उसमें जो एल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं तो वो ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अब वो ओल्ड एज के लोग हैं तो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज भी ज़्यादा चाहिए होती हैं। और जब उनको कोई इलनेस होती हैं तो वो ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस भी होती हैं और साथ में क्रिटिकल भी होती हैं, तो इसीलिए उनको आईसीयू केयर भी चाहिए होती हैं, तो इसीलिए एक बर्डन जो है वो बन जाता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर केयर, चैलेंज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ स्टे, ये एक चैलेंज है कि आईसीयू के अंदर वहाँ पे जब एक पेशेंट को रखा जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उसको कम करना भी चैलेंजिंग है। और लेंथ ऑफ स्टे को कम करना, अगर लेंथ ऑफ स्टे को यहाँ पे कम किया जाता है तो इससे जो पेशेंट है उसकी हालत जो है वो सही तरीके से ठीक नहीं होती। उसकी हालत जब तक सही तरीके से ठीक नहीं होती तो उसको आईसीयू से निकालना जो है वो मुश्किल होता है, और जब उसको वहाँ पे रखते हैं तो कॉस्ट का बड़ा मसला होता है, तो ये भी एक इशू है। ट्रांसफ़र ऑफ हायर इक्विटी पेशेंट फ्रॉम द क्रिटिकल केयर यूनिट टू अदर यूनिट आर होम। अब देखें कि आईसीयू में ये मसला ज़्यादातर होता है कि एक पेशेंट है और उसको हाई इक्विटी केयर चाहिए। हाई इक्विटी केयर का मतलब है हाई लेवल ऑफ केयर उसको चाहिए, और अब कोई और पेशेंट है उसको भी हाई लेवल ऑफ केयर चाहिए। अब ये है कि एक पेशेंट जो कि आईसीयू में एडमिट था वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन कोई दूसरा पेशेंट ऐसा आया है कि उसको उससे भी ज़्यादा अर्जेंटली आईसीयू के अंदर केयर की ज़रूरत है, तो इसको एडमिट करने के लिए उसको वहाँ से निकालना, किसी और यूनिट के अंदर शिफ्ट करना या उसको घर भेजना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा ना करे तो वो जो न्यू आया है उसके जान को ख़तरा है, उसकी डेथ भी हो सकती है, तो ये इस तरह बड़े मसले जो है वो पेश आते हैं। फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्वालिटी और सेफ्टी पे जो फोकस किया जाता है उसके बारे में लिखा है। एरर्स एंड हार्म मस्ट बी प्रिवेंटेड, एरर्स और हार्म्स जो है वो मस्ट बी प्रिवेंट करने चाहिए इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर। नर्सेस आर चैलेंज टू रिड्यूस एरर्स एंड प्रमोट ए सेफ एनवायरनमेंट, नर्सेस के लिए ये एक बड़ा सा चैलेंज है कि वो जितनी भी एरर्स है तो उनको कम करे और एक सेफ़ इन्वायरमेंट जो है उसको प्रमोट करे, जिसके लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो है वो लिए जा रहे हैं। द जॉइंट कमीशन नेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, ये आप लोग देख लीजिएगा डिटेल के साथ, डिफरेंट गोल्स हैं तो उन ये जॉइंट कमीशन जो है उन्होंने गोल्स दिए हुए हैं पेशेंट के सेफ्टी के लिए। और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी एंड सेफ्टी एजुकेशन फॉर नर्सेस, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें। इसमें डिफरेंट डिटेल्स जो है पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए दी गई हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इनका जिक्र किया गया है। हार्म्स टारगेटेड फॉर रिडक्शन, कुछ ऐसे हार्म्स है जो कि रिड्यूस करने चाहिए। अगर इनको रिड्यूस किया जा सके तभी इफ़ेक्टिव केयर को यकीनी बनाया जा सकता है इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर, जिनमें फर्स्ट वन है एडवर्स ड्रग इवेंट्स। इस बात का ख्याल करना चाहिए कि एडवर्स ड्रग इवेंट्स जो है उनको रोका जाए, यानी जो ड्रग्स टॉक्सिसिटी वगैरह हैं वो ना हो, सही तरीके से एहतियात के साथ ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्टर करने चाहिए। इन्फेक्शंस, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कैथेटर से की वजह से कोई यूटीआई ना हो पेशेंट को, वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल करना। सेंट्रल लाइन जो पास किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम सीबीपी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उनके साथ जो एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करना, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नेमोनिया को प्रिवेंट करना। वेंटिलेटर एसोसिएटेड नेमोनिया की एक ऐसी टाइप है कि जिसमें पेशेंट्स जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे होते हैं तो इनको वेंटिलेटर के थ्रू कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन जो है वो जब चली जाती है लंग्स में और वहाँ पे उसकी वजह से नेमोनिया काज होता है, तो इसको हम वेंटिलेटर एसोसिएटेड या फिर वेंटिलेटर इंड्यूस्ड नेमोनिया कहते हैं। तो इसको प्रिवेंट करना, तो ये ऐसे हार्म्स है जो कि टारगेटेड है, इनको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इंजरीज़ फ्रॉम फॉल्स एंड इमोबिलिटी की वजह से, फॉल्स की वजह से इंजरीज़ का होना, इसका ख्याल करना। ऑब्स्टेट्रिक एडवर्स इवेंट्स स्टूडेंट्स, ये जो क्रिटिकली इल प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो उनको जब अनडिज़ायरेबल आउटकम आ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर पोस्टपार्टम जो पीरियड होती है उसमें, तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक एडवर्स इवेंट्स। तो इनको भी रिड्यूस करने के लिए मेजर्स करना ज़रूरी है। प्रेशर अल्सर्स जो हैं
उनको प्रिवेंट करने के लिए रेगुलरली पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज करना, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है इसको प्रिवेंट करना। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है ये ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें वेंस के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, कॉमनली जो डीप वेंस होते हैं लेग में वहाँ पे, या फिर लंग्स, यहाँ पे लंग जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो वो भी हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो जाए तो इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, चेस्ट पेन होती है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। दूसरे जो ट्रेंड्स और इश्यूज़ है उनके बारे में लिखा है कि रिड्यूसिंग हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट्स को कम करना है, कि किसी ना किसी तरीके से पेशेंट जो है उनको अप्रोप्रिएट और प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाए ताकि उनके जो रीएडमिशंस है वो कम हों। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ करना, जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं तो ये इजी होते हैं। फिजिशियन ऑर्डर एंट्री जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फिजिशियंस जो होते हैं वो अपना ऑर्डर जो है वो इंटर कर देते हैं, तो सारे जो आईसीयूज़ वगैरह है तो वहाँ पे सिस्टम के अंदर वो आ जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जो पेज पे वो लिखते हैं और उसमें मिस इंटरप्रिटेशन वगैरह होती हैं तो वो प्रिवेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी जो है उसका इंक्रीजिंगली यूज़ करना ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जो हार्म्स है तो वो प्रिवेंट हो सकते हैं इससे। एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड फ्यूटाइल ट्रीटमेंट। अब इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो एथिकल इश्यूज़ भी जो है वो बनते हैं। प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड फ्यूटाइल ट्रीटमेंट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। फ्यूटाइल ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट को कहते हैं, ऐसे मेडिकल थेरेपीज़ को या मेडिकल इंटरवेंशंस को, कि जिनकी आउटकम जो है मीनिंगफुल कोई बेनिफिट नहीं होती पेशेंट को। यानी आप इंटरवेंशन कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि इन इंटरवेंशंस के थ्रू पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होने वाली है, उसको कोई उनकी जो सफरिंग है वो रिलीव नहीं होने वाली है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस नहीं होने वाली है। तो इस किस्म की जो ट्रीटमेंट होती है उसको फ्यूटाइल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये इथिकल इशू इसलिए है क्योंकि फ्यूटाइल ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं वो पेशेंट की हालत तो बेहतर नहीं हो रही है लेकिन वो जैसा है वैसा रह रहा है, अभी ज़िंदा है। अगर आप वो ट्रीटमेंट रोक देते हैं तो उससे पेशेंट की डेथ काज होती हैं। अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, जो दूसरे पेशेंट जो होते हैं जो वहाँ पे उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट में बेड की ज़रूरत होती हैं, तो इस पेशेंट की वजह से कि जिसकी हालत उस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होने वाली है, इसकी वजह से कोई ऐसे पेशेंट्स जिनको अगर ट्रीट किया जाए तो उनकी हालत ठीक हो सकती हैं, तो वो जो है वो अब यहाँ पे उनको नुकसान होता है, उनकी डेथ काज हो सकती हैं। तो अगर आप इस ट्रीटमेंट को बंद करते हैं, जो फ्यूटाइल ट्रीटमेंट है इसको अगर आप बंद करते हैं तो इस पेशेंट की जान चली जाती है। अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं तो इसकी वजह से दूसरे ऐसे पेशेंट जो कि ठीक हो सकते हैं उनकी जान चली जाती है, तो एथिकल डायलेमास बनते हैं। तो इसीलिए इसको एक एथिकल इशू कहा गया है। टेलीमेडिसिन एंड ईआईसीयू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टेलीमेडिसिन का जिक्र है। टेलीमेडिसिन जो है वो ऐसे सर्विसेज को कहते हैं जो कि रिमोट एरियाज़ जो होते हैं तो उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वो पेशेंट को इवेलुएट करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। वो इन पर्सन विजिट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसा होता है कि डिफरेंट जगहों पे ऐसा भी होता है कि एक आईसीयू होती है, एक सेटिंग होती हैं जिसमें डिफरेंट जो आईसीयू इंटेंसिविस्ट होते हैं तो वो जो स्पेशलिस्ट आईसीयू स्पेशलिस्ट वगैरह वो बैठे होते हैं और फिर वो ऐसा करते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की जो लोग जो है वो नहीं होते स्पेशलिस्ट वगैरह, तो ये टेली कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पे बैठे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं तो उनको गाइड करते हैं और इस तरीके से वो केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये अब यहाँ पे ईआईसीयू का भी जिक्र है, इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू का। तो इसमें भी यही है कि जो सेंट्रल एरिया होती हैं वहाँ पे आईसीयू स्पेशलिस्ट जो है वो बैठे होते हैं और वो वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो रिमोट एरियाज़ वगैरह है तो वहाँ पे जो केयर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको गाइड कर रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं और वो इनके डायरेक्शन पे काम कर रहे होते हैं। तो ये इतना तो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जितना कि इनके सामने अगर फिज़िकली पेशेंट जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं जो नासमझी की वजह से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उन एरियाज़ के उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और पेशेंट जो है उनकी जान चली जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। इसके अलावा एजिंग पॉपुलेशन का यहाँ पे ज़िक्र है कि एजिंग पॉपुलेशन जो है
वो एक मसला है। एजिंग पॉपुलेशन इसलिए मसला है क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज की होती जाती हैं तो उनको इतने डिमांड भी बढ़ जाती हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की, जिसमें आईसीयू केयर भी उनको चाहिए होती है क्योंकि ओल्डर एडल्ट्स जो होते हैं तो उनको क्रिटिकल इलनेस और क्रोनिक कंडीशन से वो गुज़रते हैं, और क्रिटिकल कंडीशन से जब गुज़रते हैं तो क्रिटिकल केयर की ज़रूरत फिर पड़ती है। तो इसीलिए इसके अलावा यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट फ्रॉम द क्रिटिकल केयर अनटिल वाइल स्टिल एक्यूट। ये भी एक बड़ा मसला है जो मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि एक पेशेंट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ लेकिन उसको अभी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसको ट्रांसफ़र ना किया जाए तो दूसरा पेशेंट जो कि उससे भी क्रिटिकली कंडीशन में है तो उसकी जान चली जाती है। अगर ट्रांसफ़र किया जाए तो ये भी प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, तो ये भी एक जो है वो काफ़ी हद तक एक इशू होती हैं, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। और एजिंग वर्क फोर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है जिसमें आईसीयू स्टाफ भी शामिल है, तो ये अभी रिटायरमेंट एज को पहुँच जाते हैं। जब ये रिटायरमेंट एज को पहुँच जाते हैं तो इसकी वजह से जब ये रिटायर हो जाते हैं तो शॉर्टेज हो जाती है स्टाफ की, और ये एक कंसर्न है कि जब इनकी शॉर्टेज हो जाती हैं तो फिर क्वालिटी पेशेंट केयर को मेंटेन करना, ये जो एक्सपीरियंस थी अब ये नहीं है। तो ये कितने एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स थे, अब ये रिटायर हो गए, तो जो न्यू आते हैं तो उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो इनकी तरह क्वालिफाइड होते हैं, तो इसीलिए ये भी एक इशू है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज की शॉर्टेज भी बहुत हैं, तो उसको हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो लिखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन एंड रिटेंशन। रिक्रूटमेंट कहते हैं अट्रैक्शन को, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करना एक इंस्टीट्यूट को चाहिए कि वो डिफरेंट जो क्रिटिकल केयर नर्सेज है तो उनको किसी तरीके से अपने इंस्टीट्यूट की तरफ, अपने इदारे की तरफ उनको अट्रैक्ट करें, यानी अट्रैक्ट करने के बाद उनको ओरिएंटेशन, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि उनके नॉलेज लेवल को देखा जाए, उनकी नेसेसरी स्किल्स जो होते हैं उसको देखा जाए, और स्ट्रेटजीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनको रिटेन कर सके, उनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रख सके। इसके लिए वो उनको जितना वो रिक्वायर उनको है, यानी अट्रैक्टिव सैलरी उनको दे सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, तो इससे रिटेंशन उनकी हो सकती है। इसके अलावा ऑन गोइंग डिबेट अबाउट हायरिंग न्यू ग्रेजुएट्स टू वर्क इन क्रिटिकल केयर यूनिट, ये भी एक मसला है जो कि इसमें बहस जो है वो चलती आ रही है कि जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं तो उनको क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर हायर करना चाहिए या नहीं। कुछ लोग जो हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये जो न्यू ग्रेजुएट नर्सेज होते हैं तो ये क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर इनको रखना चाहिए ताकि जो शॉर्टेज है स्टाफ की वो कम हो जाए, और जो आईसीयू है तो उनको एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाए। लेकिन कुछ का ख्याल ये भी है कि इनकी जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस तो वो इतनी नहीं होती है जितने पुराने लोगों की हैं, और इनकी जो रेडीनेस होती है न्यू ग्रेजुएट्स की कि जो डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज़ आते हैं, हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट आती हैं क्रिटिकल केयर के दौरान, तो उनको ये मैनेज कर पाएंगे या नहीं, तो ये बहस जो है वो चलती आ रही है, तो ये भी एक इशू है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की जो स्लाइड्स है ये कवर हो चुके हैं। इसमें कुछ स्लाइड्स मिसिंग है, कोड मैनेजमेंट के स्लाइड्स यहाँ पे मिसिंग है, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये यूनिट कंप्लीट होने को है, बस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई थिंक के 20 मिनट्स का होगा इतना, तो उसके साथ आप लोगों का ये यूनिट 1 जो है ये कवर हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई है सही तरीके से। फिर भी इसमें आज के इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।